अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक जीत के लिए उन्हें कई देशों से लगातार बधाई मिल रही है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शानदार और ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए कहा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, इस ऐतिहासिक और शानदार जीत के लिए दिल से बधाई। आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी उम्मीद की कि भारत और अमेरिका के बीच जिस तरीके के संबंध है, चाहे वो व्यापारिक हो, वैश्विक हो या रणनीतिक जो संबंध है, वो भी अब आगे और एक मुकाम पर जाएंगे दोनों के सहयोग से। जैसे कि पिछले 2 दशकों में भारत और अमेरिका के संबंधों में काफ़ी सुधार आया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती दिखाई देती है, ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत को जो है वो कई क्षेत्र है उनमें अमेरिका को लेकर के जो संबंध है और अमेरिका की नीतियां जो है उसमें और सरलता होगी। और इसी से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में चाहे वैश्विक स्तर पे और चाहे अगर हम देश की बात करें उस स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कुछ अलग और हटकर कर सकते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ कोमल शर्मा। बिहार की चर्चित लोक गायिका शारदा सिन्हा का कल बीते रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को स्पेशल फ्लाइट से 9:40 की फ्लाइट से सुबह पटना लाया गया। उसके बाद उनके निजी मकान राजेंद्र नगर में ले जाया गया, जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री समेत तमाम जो नेता थे उन्होंने वहाँ पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और उनके परिवार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उनकी शारदा सिन्हा की अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो वहाँ पे हो जहाँ पे उनके पति की हुई थी। उनके पति की मृत्यु 1.5 महीने पहले हुई और उनका अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट पे हुआ था। और शारदा सिन्हा ने ये इच्छा व्यक्त की थी अपने परिवार वालों के सामने कि उनका भी अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जो है वो उसी घाट पे हो। और कल 8:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और लंबी बीमारी से शारदा सिन्हा जूझ रही थी और कल 9 बजे के करीब दिल्ली एम्स में उनकी मृत्यु हो गई। और कल 8:30 बजे यानी कि बृहस्पतिवार 8:30 बजे उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर पहुंचे। उन्होंने रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आकाश शर्मा, उनके पक्ष में प्रचार किया। उसके साथ ही उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार को भी घेरने की कोशिश की। खास तौर से कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर सचिन पायलट ने ये बयान दिया रायपुर पहुंचने के बाद कि छत्तीसगढ़ में रोज़ हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल का जो सरकार का कार्यकाल है उसको लेकर वो जनता के बीच में गए हैं, जनता संतुष्ट नहीं है सरकार से। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक जीत की उम्मीद दर्ज की कांग्रेस प्रत्याशी की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस के जितने भी नेताओं के बयान आए वो कानून व्यवस्था को लेकर ही आए और सब ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को घेरने की कोशिश की। सचिन पायलट के ठीक पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी एक बयान जारी करके लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए थे और बड़े तीखे शब्दों का प्रयोग उन्होंने सरकार के लिए किया था, मुख्यमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए किया था। और जब आज ही दिन में जब सचिन पायलट भी रायपुर पहुंचे तो उन्होंने भी उसी लीक पर बयान दिया। तो ऐसा लगता है कुल मिला के कि कांग्रेस ने एक एजेंडा सेट किया है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही सरकार को घेरना है, चाहे नेता स्थानीय हो, बाहर से आए। लेकिन एक ही लीक पर कांग्रेस के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बुधनी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। वहां बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत भार्गव के लिए उन्होंने 2 सभा कर चुनाव में वोट मांगे हैं। वहीं अगर विजयपुर की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर विजयपुर विधानसभा पहुंचे हैं और बीजेपी उम्मीदवार
रामनिवास रावत के लिए वोट मांगे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विजयपुर और बुधनी विधानसभा के दौरे पर रहे और इन दोनों नेताओं ने मिलकर आज अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। दरअसल जीतू पटवारी अभी तक के जब से पीसीसी चीफ बने हैं एक भी चुनाव कांग्रेस नहीं जीत सकी है। लिहाजा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में लगभग कम से कम एक जीत हासिल हो, इसलिए वो अपने तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ पूरी शक्ति लगाए हुए हैं और अरुण यादव और दिग्विजय सिंह भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार वोट मांग रहे हैं। वहीं अगर कमलनाथ की बात करें तो वो अभी इन दोनों विधानसभा उपचुनाव में अभी दूरी बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच शक्ति प्रदर्शन है इन दोनों विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। देवली उनियार सीट जो कि सचिन पायलट के प्रभाव की सीट मानी जाती है, इन उपचुनावों में चर्चाओं में बनी हुई है। चर्चाओं में बने रहने का कारण है कांग्रेस के बागी उम्मीदवार नरेश मीणा। नरेश मीणा वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर देवली उनियार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा पर बीजेपी के साथ सांठगांठ करने का आरोप भी है। उधर कांग्रेस के प्रत्याशी केसी मीणा पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस से टिकट खरीदा है। अब इन आरोप और प्रत्यारोप के इतर अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो देवली उनियार सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गुर्जर को वहां मैदान में उतारा गया है। जातीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गुर्जर मीणा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से मीणा प्रत्याशी को निकालना जातीय एक तरह का कार्ड कांग्रेस ने यहाँ खेला है, वो कितना कामयाब होगा और बीजेपी को इसका कितनी मेहनत वहाँ जीत के लिए करनी पड़ेगी और क्या नुकसान या फ़ायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन ही करती है। अंतिम फैसला जनता जनार्दन का होगा। चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा ये त्रिकोणीय मुकाबला किसको लाभ दे गया, किसको नुकसान दे गया। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। इंदौर पुलिस के द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल में जो मॉडिफाइड साइलेंसर है उनके खिलाफ एक मुहिम चला रखी है। उन मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाले जा रहे हैं और जुर्माना लिया जा रहा है। साथ में हिदायत दी जा रही है कि इस तरह के साइलेंसर भविष्य में प्रयोग में नहीं लाए जाएं, क्योंकि पुलिस का मानना है कि इस तरह के साइलेंसर की आवाज़ से जो बाकी सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनका ध्यान भंग होता है और दुर्घटनाएँ होती हैं। पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद है, उनसे जाएंगे। सर ये क्या मसला है, क्यों निकाल रहे हैं साइलेंसर? माननीय सीपी साहब के आदेश के पालन में ये कार्रवाई रीगल चौराहे पे यहाँ पर इंदौर शहर में हो रही है और साहब के निर्देश, स्पष्ट निर्देश हैं। जो भी मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट है मुख्यतः जो तेज़ आवाज़ निकालती हैं, जो कंपनी का साइलेंसर नहीं लगा हुआ है उसके अलावा जो भी साइलेंसर लगता है उसमें से तेज़ आवाज़ निकलती है। तो जैसे भी हम लोग गाड़ी रोकते हैं, चेक करते हैं, कंपनी के साइलेंसर से अलग साइलेंसर मिलता है और हमारे पास चेक करने के लिए एक बहुत इजी तरीका है कि जो साइलेंसर जो होता है, कंपनी का साइलेंसर जो होता है, उसके ऊपर एक पार्ट नंबर लिखा रहता है, RE और आगे उसका पार्ट नंबर लिखा था। जो ऑथेंटिक साइलेंसर होगा उसके ऊपर पार्ट अनिवार्यतः होगा ही होगा। उसके अलावा जो भी साइलेंसर लगा हुआ है वो साइलेंसर खुलवा रहे हैं और चालानी कार्रवाई करके छोड़ रहे हैं। इसमें हर प्रकार के वाहन, चाहे पुलिसकर्मियों के वाहन है, कोई भी वाहन है, जो भी वाहन, साहब का स्पष्ट निर्देश है वरिष्ठ अधिकारियों का कि प्रत्येक वाहन पर साइलेंसर हटेगा और चालानी कार्रवाई होगी। तो देखा जा सकता है कि जो मॉडिफाइड साइलेंसर है विशेषकर बुलेट मोटरसाइकिल में लोग लगाते हैं अपना रसूख दिखाने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए, और उन सब की हेकड़ी इंदौर पुलिस लगातार निकाल रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। भदोही के पूर्व विधायक तथा दबंग विजय मिश्रा जो आजकल जेल में निरुद्ध हैं, उनके खिलाफ रेप की आरोप लगाने वाली महिला वाराणसी में एक बार फिर विजय मिश्रा के खिलाफ अपना दर्द बयां किया है। मैंने विधायक विजय मिश्रा पर भदोही में गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया था और कोर्ट द्वारा उनको सजा भी हुई और उनके रिश्तेदारों का मुकदमा मेरे घर में आए थे, घुस करके हत्या करने का प्रयास किए थे। मेरे पिता पे, मेरे भाई पे, मेरे सहयोगियों पे मुंबई से फर्जी
पॉस्को रेप का मुकदमा मुंबई से और पुणे से लगाया गया था, जिसके संबंध में जैतपुरा थाने में मुकदमा भी दर्ज है और न्यायालय में उसका मेरा संबंध आता है। मैं गवाही देने जाती हूँ मैं वहाँ पे, और मैं गवाही देने न जाऊँ इसके लिए मुझे बार बार धमकियाँ मिल रही हैं उनके रिश्तेदारों के द्वारा, और मेरे आस पड़ोस के लोगों को मिला करके बार बार मेरे और मेरे परिवार का हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 19 तारीख को मेरे घर में आग लगा दिया जाता है, जिसमें कि मेरे घर की गाड़ी, मालवाहन, बाइक और ज़रूरी चीज़ें, घरेलू सामान जल करके खाक हो गया, जिसका सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग है। उक्त महिला वाराणसी के कपिल चौरा अस्पताल में भर्ती है तथा पिछले 2 दिन पहले जो है उसके ऊपर हमला होने की बात कही गई है। आज महिला ने भारत एक्सप्रेस से वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में बातचीत करते हुए बताया कि विजय मिश्रा जब से जेल में गए हैं तब से उनके गुर्गे या कोई न कोई आकर के आए दिन उनको धमकाता रहता है तथा केस वापस लेने की बात करता है। ऐसे में पिछले 2 दिन पहले उनके घर पे कुछ अज्ञात हमलावरों ने आए तथा उसके पिता को गंभीर रूप से मार पीट करके घायल किया तथा जब वह महिला उनको बचाने गई तो उसको भी मारा पीटा गया। महिला के अनुसार उसके घर का सारा सामान लूट लिया गया है तथा उसने तकरीबन 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी कराई है। साथ ही महिला का आरोप है कि वाराणसी पुलिस प्रशासन उसको सहयोग नहीं कर रही है तथा उसके जान को खतरा है। साथ ही साथ उसने जिला प्रशासन से मांग किया है कि जल्द से जल्द ऐसे हमलावरों को गिरफ्तार कर सलाखों को पीछे भेजे तथा मेरी जान माल की रक्षा करें। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र 2024 और 25 का शुभारंभ आज हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने और साथ में पलिया विधायक रोमी साहनी ने पहुंचकर हरी झंडी दिखा करके फीता काट करके आज पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया है। तस्वीरों में आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये वो दुधवा का जंगल है। इसी जंगल को जो है पर्यटक इसी जंगल की सफारी का आनंद लेने के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व पहुंचते हैं। आज जो अगर बात की जाए तो आज जब पर्यटन सत्र का शुभारंभ हुआ उस दिन कई जो सैलानी यहाँ सफारी करने के लिए पहुंचे थे उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई थी और सफारी का कोई भी चार्ज नहीं लिया गया है और इसको लेकर भी पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला है। पर्यटकों ने आज इस जंगल सफारी का आनंद लिया है और उसी के साथ साथ हाथी, हिरण और कई वन्यजीवों का दीदार भी उन लोगों ने किया है। उनके चेहरे पर खुशी देखी गई है और लगातार आज के सत्र के शुभारंभ के बाद ही पर्यटकों का आना दुधवा टाइगर रिजर्व में शुरू हो जाता है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। छठ का महापर्व शुरू हो चुका है और इसको लेकर मुंबई के समुद्र पर भी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि जो लोग यूपी बिहार नहीं जा सके उनके लिए यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और इसका जायजा लेने खुद बीजेपी के नेता पवन त्रिपाठी और संजय पांडे जी आए हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल, छठ को लेकर तैयारियां क्या कुछ हुई है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, छठ पर्व मुंबई में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर जुहू चौपाटी पर श्री मोहन मिश्रा जी गत कई वर्षों से लगातार बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आयोजन करते हैं और यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में छठ व्रती आकर के यहाँ पर पूजन अर्चन करने का कार्य करते हैं। तो आज हम सभी लोग यहाँ पर यहाँ के विधायक श्री अमित साटम जी और सभी लोगों के साथ में आकर के यहाँ पर भूमि पूजन किए, समुद्र देवता का पूजन करके आज से इस पर्व का प्रारंभ किए हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर महायुति की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो जितने भी हमारे त्योहार हैं सभी को धूमधाम से मनाने का वह कार्य करती है। दूसरा सवाल मेरा यही है आपसे कि लगातार सलमान खान को धमकियां मिल रही हैं और इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कल एक महापर्व है जो यहाँ पे लोगों की भीड़ भी होगी, प्रशासन की निगरानी यहाँ पर ज्यादा होगी, उसके बावजूद क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों की तरफ से की गई हैं और क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? देखिए, यहाँ के गृह मंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो निश्चित रूप से कहीं भी किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं होने पाएगी। पुलिस पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेगी। आखिरी सवाल, छठ व्रतियों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई में ज्यादातर लोग यहीं पर आएंगे पूजा पाठ करने के लिए और आखिरी दिन इसकी समाप्ति 8 नवंबर को हो रही है। सभी छठ व्रतियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया और भगवान सूर्य देवता की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे, जिससे इस देश में सुजलाम सुफलाम हो, यही कामना है।
तो जिस तरीके से छठ व्रत को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व होता है और ऐसे में कोई अराजकता ना फैले, इसको ध्यान में भी रखा जा रहा था और जो तैयारियां हैं वो जुहू चौपाटी पर पूरी की जा रही है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होना है और मेरे हाथ में अभी आप एक आमंत्रण पत्र देख रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, ये करीब 1200 साल पुराना अखाड़ा है और परंपरागत रूप से प्रयागराज में जो स्नान की परंपरा रही उसमें सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ही स्नान करता है। और इसमें आप देखिए कि अमृत स्नान लिखा हुआ, यानी जो शाही स्नान शब्द का इस्तेमाल किया जाता था उसमें लिखा है प्रथम कुंभ अमृत स्नान। तो साफ तौर पर जो शाही स्नान था वो बदल दिया गया, साथ ही कुंभ मेला छावनी प्रवेश शोभा यात्रा, तो ये दो बड़े बदलाव किए गए हैं। और हमारे साथ महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव यमुनापुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, इस पे लंबी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि नाम में बदलाव होना चाहिए, मुगल काल का जो ठप्पा है उर्दू फारसी का वो हटना चाहिए, आखिरकार महानिर्वाणी अखाड़ा ने सबसे पहले कदम उठा लिया। देखिए, इसमें ये तो अनिवार्य था और थोड़ा भाषाओं में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे हैं। तो पूर्व में भी जिन नामों का वर्णन आता है, क्योंकि कुंभ अमृत और कुंभ का गहनतम संबंध है और ये कुंभ मेला कुंभ अमृत स्नान, प्रथम कुंभ अमृत स्नान, द्वितीय कुंभ अमृत स्नान, तृतीय कुंभ अमृत स्नान, ठीक है, प्रधान 3 स्नानों में इसको रखा गया है। तो और ये इससे सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं किस लिए है ना, और किस उद्देश्य से है। और कुंभ मेले की संस्कृति से लेके हर चीज इन शब्दों में अपने आप में समाहित हो जाता है। तो परंपरागत रूप से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले स्नान करता आया है। हालांकि पहले देवताओं का स्नान होता है, उसके बाद नागा संन्यासु अखाड़ों का स्नान होता है। लेकिन समुद्र मंथन के बाद जिस अमृत की बूंद प्रयागराज की धरती पर गिरी थी और उसके बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है, उसी अमृत के नाम पर अब अमृत स्नान करेंगे साधु संत। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।